तो कल तक हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनको हम कैसे उसमें डेटा प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए देखो हमने क्या कर रखा है, हमने instu नाम से फंक्शन बनाया। अब instu नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज इनपुट कर रहा है। रोल नंबर का रोल नंबर सिंपल, एस नेम का एस नेम और परसेंटेज। अब ये क्या है, इसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब मेंबर फंक्शन और सिंपल फंक्शन में मैंने कल भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मेंबर फंक्शन वो होता है जो फ्री होता है, जो किसी के स्कोप में नहीं आता है, वो एक सिंपल फंक्शन है, वो एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर है तो उसको उस क्लास का मेंबर फंक्शन बोला जाएगा। ये चीज बहुत ध्यान से देने वाली है कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अगर क्लास के अंदर है तो वो क्लास के मेंबर फंक्शन हो गए। मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, उस क्लास के डेटा को प्रोसेस करते हैं, उन क्लास के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, 3 वैल्यू डालेंगे। कौन कौन सी, ये रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। लेकिन किसके लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए इनपुट करेगा, वो किससे डिफाइन होगा, उसके ऑब्जेक्ट से। जिस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कराओगे तो वो उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालोगे। तो मैंने लिखा s1 डॉट इन stu, तो ये किसके लिए कॉल कर रहा है, s1 ऑब्जेक्ट के लिए। तो rno, s नेम और परसेंटेज में वैल्यू जाएगी, वो कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगी, इसमें जाएगी। तो इसमें कैसे जाएगी, 101 मान लो, रोल नंबर डाला, फिर आपने नाम डाल दिया राहुल, फिर आपने परसेंटेज डाल दिया 69। तो यूजर ने जो वैल्यू डाली 101 राहुल और 69, वो कहाँ गई, s1 में गई। ओके, तो इसको मैं जब एग्जीक्यूट कराऊं तो आपको पता चल जाएगा कि एंटर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, 101 डाला, ठीक है, और फिर राहुल डाला और फिर 69 डाला। ये 69 किसमें गया, तीनों चीजें किसमें गई, S1 में। समझ गए बात को। ये मैं आपको बैकग्राउंड जो मेमोरी होती है, हमारी रैम होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं, ठीक है। यूजर ने यहां से इनपुट किया तो मेमोरी में गई वैल्यू, तो मेमोरी में किस में जाएगी, पहली बार हमने किस ऑब्जेक्ट से कॉल कराया, S1 से कॉल कराया। S1 से कॉल कराया तो वैल्यू किस में जाएगी, S1 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी। फिर सेकंड टाइम वापस कॉल होगा, क्योंकि हमने 2 बार, इस बार S2 से कॉल करवाया, तो S2 के अंदर मान लो मैंने 102 डाला, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने गीता, और फिर मैंने परसेंटेज डाल दिया 72। तो ये जो वैल्यू जाएगी, ठीक है ना, ये जो वैल्यू जाएगी ये किस में जाएगी, S2 में जाएगी। तो क्योंकि हमने वहां पर S2 से उस फंक्शन को कॉल करवाया है, ठीक है ना। इस तरह से इसमें वैल्यू सेव हो जाएगी। ये मैं आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ कि हम वैल्यू डालता है यूजर, तो रैम में जाके वो किस तरह से अरेंज होती है, तो इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है। एंटर किया मैं वापस, क्योंकि 2 बार ही कॉल करवाया। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर S5 डॉट इन stu कॉल करवा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं उसी सीक्वेंस में आपको कॉल करवाना है। आप ऑब्जेक्ट को S5 से सबसे पहले कॉल करा सकते हो और S1 को सबसे लास्ट में भी कॉल करवा सकते हो। इनके सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, अलग अलग डिक्लेयर्ड है। ये यहाँ डिक्लेयर्ड है, ये यहाँ डिक्लेयर्ड है, ये यहाँ रेंडमली डिक्लेयर्ड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड अभी नहीं है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लेके कॉल करवा सकते हो। अगर मैं इससे कॉल करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, अब क्योंकि देखो प्रोग्राम एंड हो गया, प्रोग्राम वापस री एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वापस से S1 से ही ये शुरू करेगा, ठीक है ना। तो इस बार मैंने क्या किया, कंट्रोल F9 किया, और अगर मैं वैल्यू डालता हूं, देखो क्लियर स्क्रीन नहीं कर रखा इसलिए पहली वाली वैल्यू नहीं हटाई इसने। अब ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट ले रहा है, तो मैंने डाला 1, नाम डाल दिया मैंने AAA, परसेंटेज डाल दिया मैंने 56, ठीक है। फिर डाला 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, और B और 67 थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो चाहे मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो भी ये जाके 5 वाले में ही सेव होगा, ठीक है। समझ गए बात को। हाँ सर। तो इस तरह से हम वैल्यू को इनपुट करवाया। तो जब ये वैल्यू इनपुट हुई तो रिप्रेजेंट कैसे होगा, अब ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। समझ गए बात को, क्यों ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि ये पुरानी वैल्यू है, अभी नया जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। समझ गए बात को। हाँ सर। ठीक है ना। तो नई वैल्यू में हमने 2 डाला था रोल नंबर में, ठीक है ना, और नेम में अपन ने ट्रिपल बी डाल रखा था, इस तरह से वैल्यू। और अब जो थर्ड वैल्यू डाली थी मैंने किस में डाली थी, S5 वाले ऑब्जेक्ट में डाली थी। समझ गए बात को, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी में जाकर वैल्यू आपकी सेव होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको।
हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। देखो ये जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन, ये आपका कॉमन, सारी कॉमन प्रॉपर्टीज में इनपुट कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट की होगी, किससे रिप्रेजेंट होगा, उस ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होगा। अगर S1 कॉल करा रहा है तो S1 वाले RNO SNAME और परसेंटेज में वैल्यू जाएगी, अगर S5 करा रहा है तो S5 वाले RNO SNAME और परसेंटेज में वैल्यू जाएगी इस फंक्शन से। ओके, यहाँ तक। हाँ सर। उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर एक और मेंबर फंक्शन बना दूं मैं कि void out stu, वैल्यूज को आउटपुट में शो करना है। देखो अभी तक हमने केवल वैल्यू को इनपुट करी थी यूजर से, ठीक है ना। ये तो हम वर्ड में जो देख रहे हैं वो तो हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लेकिन यूजर को अगर वापस वैल्यू आउटपुट में देनी है तो हमें यहाँ पर इस तरह से उसको आउटपुट में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका रोल नंबर, मैं टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ, आप समझ जाना उस चीज को। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया। ओके, अब सी आउट करा देता हूं मैं। अब यहाँ पे भी देखो मैं कॉमन प्रॉपर्टी ही कराऊंगा, RNO प्रिंट ही कराया, स्लेश टी लगा के मैंने सॉरी कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ, कैस्केड कर लेता हूँ इसको, स्लैश टी, फिर मैंने एस नेम प्रिंट कराया, स्लैश टी, फिर मैंने परसेंटेज प्रिंट कराया। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसमें सेट कर लूंगा वैल्यू को, ठीक है ना। तो जब मैं आउट एसटीयू कॉल कराऊंगा तो ये रोल नंबर, एस नेम और परसेंटेज प्रिंट करेगा, लेकिन किसका, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसका। ये देखो ये जो लाइन है ये कॉमन है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से कर लें कि हमें टेबुलर की जगह लिस्ट फॉर्म में इसको आउटपुट में करा लें अपन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि रोल नंबर डैश RNO, ठीक है, और सी आउट, इसको लिस्ट फॉर्म में डाल देते हैं क्योंकि टेबल फॉर्म में सेट नहीं होगा अभी। टेबल फॉर्म में अपन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइटल रो को फिर हमें कॉमन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार सिंपल फॉर्म बता देता हूँ आपको लिस्ट फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। रोल नंबर हो गया, उसी तरह से मैंने नेम को आउटपुट कराना है तो नेम को आउटपुट करा दिया। क्या था नेम, ओके, और तीसरा है सी आउट परसेंटेज, क्या जाएगा PVR, ठीक है। इस तरह से मैं आउटपुट करवा दूंगा। तो स्लेश एन डबल बार दे देता हूं मैं, ताकि एक लाइन का और गैप छूट जाएगा अपने हर एक रिकॉर्ड के बाद। ओके, तो इस तरह जिस तरह से मैंने इसको इनपुट कराया उसी तरह से मैं इसको आउटपुट भी करा सकता हूं। तो मैं एक बार क्या करता हूं कि S5 को हटा देता हूं, भले दो से ही अपन काम सीख जाएंगे, जो 2 के लिए काम करेगा वो 3 के लिए, वो 5 के लिए काम करेगा। तो S1 डॉट आउट STU, ओके, और उसी तरह से सर ये 1 है, आई है 1 है ना, और S2 डॉट आउट STU। इस तरह से हम सिंपल से सिंपल कोई मेंबर फंक्शन बनाकर इनपुट आउटपुट का काम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब तो सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया, क्लियर स्क्रीन का वापस भूल गया मैं। 1A, ठीक है, 55, 2B 66, ठीक है ना।
अब ये क्या है कि मैंने शायद गेट ch नहीं लगा रखा है, तो ये अल्टर F5 से आपको आउटपुट देखना पड़ेगा। आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक है, तो अपन इस तरह से इनपुट और आउटपुट का काम परफॉर्म करवा रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CLR SCR लगा देता हूँ, और यहाँ पर लगा देता हूँ गेट ch। तो इससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई सिंपल क्लास डिजाइन करते हैं, उसके अंदर हम कॉमन प्रॉपर्टीज या वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हमें उस तरह के चाहिए वैसे। फिर हम उसके लिए प्रोसेसर्स बनाते हैं, इनको हम प्रोसेसर्स भी बोलते हैं और मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। प्रोसेसर्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये क्लास के डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्लास के वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं, उनमें इनपुट आउटपुट का काम करवाते हैं, इसीलिए इनको प्रोसेसर्स बोला जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम मेंबर फंक्शन को बनाते हैं और उनको इस तरह से यूज करते हैं। अब अगर ये कोई नॉर्मल फंक्शन होता, क्लास के बाहर होता, तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात कि वो फंक्शन अगर क्लास के बाहर होता तो वो क्लास का पार्ट नहीं होता, पार्ट नहीं होता तो वो क्लास के वेरिएबल को भी एक्सेस नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही है? मतलब सर? मतलब ये कि हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं, हम बाहर भी तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? हाँ सर। तो ये सब जो होता था अभी तक, जो कोर प्रोग्रामिंग में हम जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के लिए एक्सप्लोर रहता था। उस प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल से उस वेरिएबल का वापस सेम नेम से मल्टीपल वेरिएबल नहीं बना सकते थे। ठीक है ना? एक ही बार वेरिएबल डिक्लेयर होता था, उसको हम मल्टीपल टाइम डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज में ले सकते थे। हाँ। ओके, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये चीज तो क्या थी कि ये चीज हमारी डेटा सिक्योरिटी के लिए अच्छी नहीं थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये चीज लाई गई कि आप अपने वेरिएबल्स को किसी पर्टिकुलर स्कोप में बाउंड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर स्कोप के अंदर सिक्योर कर सकते हो उसको। हम अगर हमें पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी है, तो हम उसको किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर पैक कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ आती है कि ये जो इंटीजर रोल नंबर, एस नेम और परसेंटेज है, इनको आप इस क्लास के बाद डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला कॉन्सेप्ट है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना। ओके, हाँ सर। तो ये जो रोल नंबर, नेम और परसेंटेज है, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। क्यों? समझना इसको। यहाँ पे क्लास के अंदर तीन चीजें होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है ना? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीन जो होते हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर। हाँ, स्पेसिफायर का मतलब होता है जो स्पेसिफाई करता है, जो बताता है। और एक्सेस का मतलब प्राप्त करना। यानी कि इन तीनों वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करना है या नहीं करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज कौन बताएगा? ये तीन कीवर्ड बताएंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये तीनों भी वापस कीवर्ड है, ध्यान से देख लो, ये व्हाइट कलर में आ रहा है। हाँ सर। पब्लिक। ठीक है ना? ये तीनों कीवर्ड हैं, और ये तीनों कीवर्ड किसके हैं? सी प्लस प्लस के हैं। ये सी में नहीं थे, सी प्रोग्रामिंग में ये हाँ। कीवर्ड नहीं थे, ये तीनों सी प्लस प्लस में है। इनको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है? हाँ क्या करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर? आपके क्लास के पार्ट को, चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, उनको क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताने के लिए लगाया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट क्लास का पूरा पार्ट प्राइवेट माना जाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से है। यानी कि अगर जब तक हम पब्लिक नहीं लगाएंगे तो ये फंक्शन भी किस में आएंगे? बाहर आएंगे। गिरजेश नहीं है। चला गया? हाँ, कब कर गया सर वो? ठीक है, वहां। तो ये अगर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन भी किस पार्ट में आ जाएंगे? प्राइवेट पार्ट में आ जाएंगे। अब प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का कॉन्सेप्ट समझो। अगर जैसे अपन बात करें कि मेरी कुछ प्राइवेट बातें हैं या आपकी कुछ प्राइवेट बातें हैं, तो क्या वो लोग जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो सिक्योर्ड है, क्योंकि वो हमारे माइंड में, हमारे अंदर है।
तो हमने किसी को बताया नहीं है तो वो जान भी नहीं सकते, तो वो हो गई प्राइवेट, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशन